नमस्कार दोस्तों। चलिए टॉप 300 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने ईमानदारी से सिर्फ इतने ही टॉपिक्स तैयार कर लिए तो आप आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो लगातार 3 सालों से सबूत दिखा रहा हूँ, अलग से प्लेलिस्ट बनी है, जाके एक बार सबूत वाली वीडियो अच्छे से देख लीजिए। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक, विंड शीयर। अब इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको यूपीएससी का एक पैटर्न समझाना चाहता हूँ, ताकि आप करंट अफेयर के इस कैटेगरी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें आसानी से समझ सकें और जब यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से उनका हल निकाल सकें। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपके साथ अक्सर हुआ होगा, कभी मेले में गए हैं, बाज़ार में गए हैं और दूर से किसी अपने चाहने वाले को, अपने परिवार के सदस्य को या दोस्त को आप देखते हैं। जैसे ही उन पर नज़र पड़ती है, हो सकता है कि कभी चेहरा थोड़ा सा दिख रहा है, कभी बगल से बाँह दिख रही है, उनका कपड़ा दिख रहा है, तो सारी भीड़ एक तरफ और वो व्यक्ति आपके लिए स्पेशली हाईलाइटेड दिखता है। ऐसा होता है कि एकदम आँखें ही सिर्फ दिख रही हैं लेकिन सिर्फ उन पे ध्यान है और पता है कि हाँ हाँ यही हैं। ऐसा होता है ना। इसी तरह से जब आप कुछ टॉपिक्स को समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए इस रूप में महत्वपूर्ण है, तो हज़ारों लाखों के भीड़ में, जो टॉपिक्स का भीड़ है, करंट अफेयर का भीड़ है, दुनिया भर की चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इस तरह के टॉपिक्स आपको हाईलाइटेड दिखते हैं इस कैटेगरी के। इसके माध्यम से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे प्रीलिम्स का, तो हर साल आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न ऐसे दिखाई देंगे जो नए कंसेप्ट्स पे आधारित होते हैं। साइंस एंड टेक में कोई नया शब्द सामने आया, कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित, वहाँ से क्वेश्चन बन गया। ये विंड शीयर भूगोल का टॉपिक आप कह सकते हैं, एक नई अवधारणा है, नया कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमी में कोई नया टर्म आ गया, जैसे फ़िलहाल यूपीएससी शेयर मार्केट के टर्म्स पे क्वेश्चंस पूछ ले रही है। तो ऐसे जो नए कंसेप्ट्स उभर के सामने आते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पहली चीज़ है। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें और इस तरह की चीज़ें देखें, अरे ये तो नई अवधारणा है, ये तो नया कंसेप्ट है, ये नया शब्द है। जैसे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ रहे थे, क्यूबिट एक नया शब्द है, उसके बारे में मैंने पढ़ाया था, सबूत भी दिखाया था। तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, ये क्या है। कोरल रीफ पे मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, एक नई टेक्नोलॉजी आई थी उनको सुरक्षित करने के लिए, उस पर यूपीएससी ने पूछ लिया। बहुत सारे सबूत जब आप देखेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आप आसानी से इन्हें पहचान सकें, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से दिमाग में बना कर रखें कि किसी भी सब्जेक्ट से जब कोई नया टॉपिक, कोई नई अवधारणा सामने आती है तो उसे हमें समझना है। और समझने में क्या समझना है, बस एक ही बात आप जान लीजिए कि ये क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जानना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। जैसे कोई टेक्नोलॉजी है तो कैसे काम करती है, भूगोल का है, इकोनॉमी का कंसेप्ट है, या इन्वायरमेंट में कोई नया शब्द आपके सामने आया है तो वो क्या है, बस इतना ही समझ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। वैसे ही विंड शीयर है, ये अवधारणा जो है महत्वपूर्ण है। जो तूफ़ान वगैरह आते हैं, हरिकेन आता है अमेरिका में ना, हमारे यहाँ चक्रवात आता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उससे इसका क्या रिलेशन है, क्या ये उसको बढ़ावा दे सकता है, कैसे प्रभावित कर सकता है, उसी से संबंधित विंड शीयर है। तो इसका बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन आया तो आपके पास इसका जवाब है तो उत्तर दे देंगे कि विंड शीयर क्या है। देखिए, यह एक मौसम संबंधी घटना है जो अपेक्षाकृत कम दूरी पर हवा की गति या हवा की दिशा को अचानक से, मतलब दिशा में अचानक से बदलाव को संदर्भित करता है। इसमें 2-3 बातें, मौसम की एक घटना है। अपेक्षाकृत कम दूरी का क्या मतलब है, यहाँ इनडायरेक्टली तुलना की जा रही है जो चक्रवात, जो तूफ़ान आते हैं उनसे संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि तूफ़ान इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो ये हो सकता है कि विंड शीयर इस एरिया में, इस क्षेत्र में अपनी विशेषताएं जाहिर करे, कि हमें लगे कि हाँ ये विंड शीयर का असर यहाँ दिख रहा है। तो अपेक्षाकृत कम जगह पे हवा की गति जो है वो बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, इसे हम कहते हैं कि ये विंड शीयर है। थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। 2 तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल विंड शीयर। इसका क्या मतलब, ये तब होता है जब ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा की गति और दिशा तेज़ी से बदलती है। मतलब ये धरती है, ठीक है,
अब यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जो है जो हवा है यहाँ पे वो सामान्य गति से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसकी गति तेज़ी से बदल रही है। सामान्य उदाहरण में निम्न स्तरीय जेट स्ट्रीम, जो नीचे की जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम पे क्वेश्चन आया था अभी मेरे ख्याल से यूपीपीसीएस में, और थंडर स्टॉर्म जो है उनसे जुड़ा हुआ ये होता है। तो ये चीज़ हो गई, ये वर्टिकल है, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हवा की गति बदलती है तेज़ी से। एक होता है हॉरिजॉन्टल विंड शीयर। ये कब होता है? देखिए, ये तब होता है जब हॉरिजॉन्टल स्थिति में, ऐसे क्षैतिज स्थिति में हवा की गति या दिशा में अचानक से परिवर्तन हो जाए। हवा ऐसे चल रही थी मस्त टहलते हुए, अचानक से बदल गई, इधर जाने लगी, समझ रहे हैं, या उसकी गति तेज हो गई अचानक से, तो ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो क्षैतिज तौर पे ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे आप धरती पे चलते हैं, जैसे सामान्य तौर पे जैसे हवाएं चलती हैं, उसमें जब बदलाव होता है तो इसको हॉरिजॉन्टल विंड शीयर कहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसे ही समझना है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी तो बहुत सारी बातें इसमें करने के लिए। इस मामले में हो सकता है कि हवा एक स्थान पर पश्चिम से चल रही हो, लेकिन अचानक थोड़ा आगे बढ़ने से उत्तर से बहने लगे। देख रहे हैं, थोड़ा अजीब सा पैटर्न नहीं हो गया? तो ये है विंड शीयर। सामान्य उदाहरण में फ्रंटल सिस्टम, समुद्री हवाएं, ये सब शामिल हैं। अब कारण क्या होता है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं और सामान्य कारण हो सकते हैं। एक तो तापमान व्युत्क्रमण इसका कारण हो सकता है। रात के दौरान ज़मीन के निकट वाली जो गर्म हवाएं हैं और ऊपर की ठंडी हवाएं आपस में मिलकर एक विंड शीयर का निर्माण करती हैं, जिससे शक्तिशाली ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल हवा का झोंका है वो बनता है, जो विमान के उड़ान भरने और उतरने के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। नॉर्मली जब विमान उड़ने वाला होता है तो मौसम का ध्यान रखा जाता है, या उतरना होता है तो भी, तो उसके लिए दिक्कत कर सकता है। तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है? ये एक कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा होता है, ये धरती है, अब भूगोल में थोड़ा सा समझाना पड़ता है, तो आप आराम से समझ लीजिए। एक बार आप समझ लेंगे कंसेप्ट को, उसके बाद से नोट आपके पास रहेगी, तो आप आसानी से 1 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। अरे हाँ, नोट के बारे में मैं बता दूं, इसी वीडियो को कमेंट में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और वहीं पर एक वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। एक खास बात यह है कि स्टडी विथ मास्टर ऐप को हमने ठीक कर लिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ भी आपको नोट मिल रही है। और एक स्पेशल बात, अगर आप आज डाउनलोड करेंगे तो वहाँ एक ऐसी बात पता चलेगी जो मैंने अभी वीडियो बनाकर नहीं बताया है, आगे 2-3 दिनों में बताऊँगा, लेकिन आज जान सकते हैं नोट के बारे में, और बहुत ख़ास है, आपके लिए बहुत स्पेशल है। तो जाके डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। फ़िलहाल वापस आते हैं, तो ये धरती की सतह है और यहाँ पे हवाएं हैं, ठीक है, ये हवा हो गई। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि सतह के पास गर्मी होती है हवा में, क्योंकि इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, जब सूरज की किरणें आती हैं तो यहाँ से पार्थिव विकिरण जब निकलता है, इसी से हवा गर्म होती है, इससे नहीं होती। इस पे पीसीएस वगैरह में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपीएससी ने भी पूछा है। तो नीचे की हवा गर्म होती है और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हवा ठंडी होती जाएगी, ये सामान्य स्थिति होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी दशाएं बन जाती हैं शहरों में और भी पहाड़ी क्षेत्रों में भी, कि नीचे की हवा गर्म है और नीचे की हवा ठंडी है और ऊपर की हवा गर्म हो गई, उल्टा हो गया। इसको तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। कभी ये टॉपिक आएगा तो मैं बहुत अच्छे से और अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल लेके, लेकिन तुलना करने के लिए, समझने के लिए मैंने पर्याप्त बता दिया कि सामान्य तौर पर नीचे की हवा गर्म होगी और ऊपर की ठंडी होगी, लेकिन ये जब उल्टा हो जाए तो उसको तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। उस दौरान भी हो जाता है, थंडर स्टॉर्म के दौरान भी ऐसा होता है। फ्रंटल सिस्टम जो बनता है, कि फ्रंट समझते हैं ना? नहीं समझते होंगे, थोड़ा समझ हो सकता है समझते हो, ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं पढ़े होंगे। क्या होता है, इसको फ्रंट को हिंदी में कहते हैं वाताग्र, इसमें कहीं लिखा है क्या? खैर, बड़ी बड़ी वायु राशियाँ होती हैं, हजारों किलोमीटर दूर तक जो है एक ही कैरेक्टर वाली हवा को एक वायु राशि कह देते हैं। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान, उस सहारा के रेगिस्तान के ऊपर जो हवाएं हैं वो उतनी लंबाई में, उतनी चौड़ाई में एक ही तरह की विशेषता वाली हैं कि गर्म है, ठीक है। तो ये एक वायु राशि हो गई। उसके बगल में हिंद महासागर के ऊपर जो हवाएं हैं, हो सकता है कि उसमें आर्द्रता ज़्यादा हो और इसमें शुष्कता ज़्यादा है, तो ये एक अलग वायु राशि हो गई। अब जब ये दोनों तरह की वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं तो जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ पे एक संक्रमण जोन बनता है। इसका संबंध जब मैंने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बताया था, वहाँ भी मैंने अच्छे से समझाया था, उससे है।
तो ये जो फ्रंटल सिस्टम होता है, यहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। पता लगाने के क्या तरीके हैं, तो एक अलार्म सिस्टम बनाया गया है, इसके बारे में आप आराम से पढ़िएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉपलर रडार होता है, उससे भी पता लग जाता है। और लिडार जो तकनीक है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इससे भी पता लगाया जाता है। तो ये कुछ तकनीकें हैं जिनसे इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब तूफ़ानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सा डीप हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बना दे इसे लेकर। तो देखिए, तूफ़ान जिसको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ये खतरनाक तूफ़ान होते हैं, ये आप जानते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये यूपीएससी का लाइन है, यूपीएससी ने ये लाइन उठा के एक बार क्वेश्चन पूछा। और तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अक्सर आप सुनते हैं कि उड़ीसा की तरफ, एक मिनट थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया, हाँ, जैसे मान लीजिए भारत का है, तो अब इधर हिंद महासागर में चक्रवात आया तो ये उड़ीसा की तरफ बढ़ गया, पश्चिम बंगाल की ओर, या फिर कभी कभी तमिलनाडु की तरफ आ जाए। तो ये समुद्र में उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। तो एक चीज़ आपने जानी। और तीव्र पवनें अत्यधिक वर्षा और तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश करती हैं। ठीक, अब इसका गठन और प्रारंभिक विकास मुख्य रूप से समुद्र की सतह से वाष्पीकरण द्वारा उष्ण महासागर के से ऊपरी पवन में जलवाष्प और गर्मी के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। ये सिंपल सी चीज़ है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। विश्व क्या कहते हैं, शीतो मेरे दिमाग में दो बातें एक साथ चल रही हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसके बारे में जब हमने पढ़ा है तो अच्छे से मैंने समझाया था। ये तूफ़ान के बारे में एक बेसिक सी चीज़ है। अब अलग अलग जगहों पे तूफ़ानों के अलग अलग नाम हैं, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ लें, या फिर बहुत अच्छे से हमने मिलान करके दिया हुआ है आपको टॉप 300 में, पीसीएस वाले में, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये तूफ़ानों के बारे में बेसिक जानकारी है कि हाँ, चक्रवात तूफ़ान कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, लेकिन उन पर इसका क्या प्रभाव होता है उसे यहाँ से समझिए। जो वर्टिकल विंड शेयर है, समझ रहे हैं, जो ऐसे नीचे से ऊपर के जाएंगे तो हवा की गति में, दिशा में जो बदलाव होगा, अभी हमने पढ़ा था ना, जब वो न्यूनतम होगा तो न्यूनतम वर्टिकल विंड शेयर वाले वातावरण में ये तूफान बनते हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा ये डिस्टर्ब ना हो चक्रवात के बनने के लिए, ये चीज़ है। क्योंकि इन्हें एक सममित संरचना के साथ कुशलता से घूर्णन करने की अनुमति मिलती है। क्योंकि अगर हवा घूर्णन नहीं कर पा रही है अच्छे से तो वो चक्रवात का रूप नहीं ले पाएगी, सिंपल सी चीज़ है। और ये ज़्यादा होगा तो फिर वो घूर्णन नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगर मजबूत हो वर्टिकल विंड शेयर तो ये तूफान की ऊर्ध्वाधर संरचना को बाधित कर सकता है, ऊपर उठती हुई संरचना को बाधित करेगा, जिससे तूफान का ऊपरी भाग नीचे विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, और इससे उस जो चक्रवात है उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जो हीट है उसका ट्रांसपोर्ट जो है नीचे की तरफ हो जाएगा और इससे तूफान को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन अगर ऊपर और तेज़ हो गया, जैसे वर्टिकल विंड शेयर है, और ज़्यादा तेज़ी से असर दिखा रहा है, तो तूफान को नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये वाली स्थिति तो बन ही नहीं पा रही है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी तूफानों को प्रभावित, उनकी तीव्रता को प्रभावित करने वाले कुछ बेसिक कारण ये हैं जो हमने सब पढ़ा है, एक बार आप नोट में देख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी में ला नीना का अल नीनो का कंसेप्ट दिया गया है। हालांकि मैंने इसके बारे में अच्छे से समझाया है, अलग से पूरा टॉपिक है और भूगोल वाले में इसकी नोट दी गई है, लेकिन थोड़ा सा मैं और समझाना चाहता हूँ। विंड शेयर आपने समझ लिया है, यहाँ तक आके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी दौरान हमने थोड़ा सा चक्रवात के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा वायुराशियों के बारे में पढ़ा, वातावरण के बारे में पढ़ा। अब इसी दौरान थोड़ा सा एल नीनो और ला नीना के बारे में समझ लेते हैं। ये बड़े कंसेप्ट्स हैं, इनके बारे में काफ़ी विस्तार से बातें होती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ से बात की शुरुआत करते हैं। विंड शेयर पर अल नीनो का प्रभाव क्या होता है? अल नीनो वर्षों के दौरान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अल नीनो 1-2 दिन की घटना नहीं है। ये आती है तो हो सकता है साल भर रहे, या कभी कभी 2 साल तक उसका असर दिखता रहे। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि जिन वर्षों के दौरान अल नीनो होता है, सामान्य से अधिक शक्तिशाली वर्टिकल विंड शेयर आमतौर पर तूफान के मौसम में अटलांटिक महासागर के ऊपर देखी जाती है। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा मैप का भी सहारा लेके देखना चाहिए कि अटलांटिक महासागर किधर है। मेरे ख्याल से इतना तो आपको पता ही होगा। अल नीनो घटनाओं की विशेषता पूर्वी प्रशांत महासागर में
समुद्र की सतह का गर्म तापमान और पश्चिमी महासागर में कम तापमान है। अब यहाँ पे मुझे आपको समझाना पड़ेगा विस्तार से कि ये लाइन कहना क्या चाहती है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो एक अगला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा अल नीनो के बारे में, और ये मैप के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया है, कल्पना कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इधर इधर इंडोनेशिया, इधर चाइना वगैरह है। अब इधर से अमेरिका है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ से ये दक्षिणी अमेरिका, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। अब बीच में प्रशांत महासागर है, और कह रहा है कि इस दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का गर्म तापमान, ये पूर्वी प्रशांत महासागर है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है, तो इधर का तापमान गर्म रहता है, समझ रहे हैं। और पश्चिमी प्रशांत महासागर में कम तापमान होता है। इधर का तापमान ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए आप, ठीक है ना, इधर कम तापमान होता है। इस बात को आप अच्छे से अगर आप समझ गए तो एल नीनो में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना। हालांकि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और विषुवत-रेखीय धाराओं का क्या रोल है वो हमने अलग से पढ़ा है, लेकिन होता क्या है इस दौरान ये महत्वपूर्ण है कि इधर गर्मी होगी, मतलब यहाँ का समुद्र का जो जल है वो गर्म होगा, फिर वहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी और पूरा एक साइकिल बनता है। वाकर सेल और इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं विस्तार से। तो एक लाइन ही आपको समझ में आ गई एल नीनो की स्थिति। अब इधर देखिए, इस प्रणाली के कारण अटलांटिक के ऊपर ही तीव्र वायु प्रवाहित होती हैं, मतलब उसके ऊपर, अटलांटिक के ऊपर तीव्र हवा चलती है, परिणाम स्वरूप वर्टिकल विंड शीयर में वृद्धि होती है। यानी कि अल नीनो के दौरान जो वर्टिकल विंड शीयर है, हॉरिजॉन्टल की बात कम हो रही है, ये ऊपर उठने पे जो हवा में बदलाव होता है वो बढ़ता है। अच्छा, अल नीनो वर्षों के दौरान विंड शीयर में वृद्धि तूफान के लिए अटलांटिक बेसिन में विकसित और तीव्र होने को अधिक चुनौती बना सकती है। तो ये एक बेसिक सी लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। विंड शीयर पर ला नीना का प्रभाव, अब थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। ला नीना प्रभाव जो एल नीनो के विपरीत होता है। अभी हमने देखा कि इधर गर्म इधर ठंडा, अब इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर देंगे बात वही हो जाएगी, ठीक है। अटलांटिक में तूफान के विकास के लिए अधिक अनुकूल होता है। ला नीना वर्षों के दौरान अटलांटिक में वर्टिकल विंड शीयर आमतौर पर क्षीण होते हैं। भाई जब ला नीनो में स्थितियाँ बदल रही हैं एल नीनो से, तो हर तरह की स्थिति बदलेगी भाई। ये जो विंड शीयर है ये भी उल्टा हो जाएगा, उसमें मजबूत हो रहा था, इसमें क्षीण हो जाएगा। इससे तूफान के मौसम के अधिक सक्रिय होने की संभावना होती है। ला नीना के दौरान 2020 में अटलांटिक में रिकॉर्ड स्तर पर तूफान देखा गया था। ये ऐसे ही है, बस ध्यान रखने के लिए। अरे ये है, तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ नोट की जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आपको समझ में आया, मैंने कितना टाइम 17 मिनट लिया है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। हमने विंड शीयर पढ़ा, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, 2 तरह की होती है, तापमान व्युत्क्रमण के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा चक्रवात के बारे में कुछ बातें, बेसिक बातें हमने जानी है, एल नीनो, ला नीना। तो इस एक टॉपिक में 4-5 कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। इसके बारे में सबसे पहली चीज़ आपको जानने लायक है वो ये है कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNODC, इसने ये रिपोर्ट जारी की है। 3रा संस्करण है, याद नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। इसमें 2015 से 2021 तक के अवैध व्यापार, जो वन्यजीवों का व्यापार होता है, उनका एक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अब अपराध इसी के बारे में है, वन्यजीवों से संबंधित, तो रिपोर्ट इसी के बारे में होगी। अच्छा, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट, जैसे विश्व बैंक की रिपोर्ट है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो 2 तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी उस रिपोर्ट पर और कभी कभी उस संस्था पर प्रश्न बनते हैं। संस्था के बारे में भी जान लें, UNODC, इसको शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं। स्थापना दवा नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यालय के रूप में 1997 में की गई थी। 2002 में इसका नया वाला नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम और वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय प्रभाग को मिलाकर ड्रग नियंत्रण तथा अपराध रोकथाम कार्यालय के रूप में काम करता है। तो ये इसके काम को लेकर के हो गया। रिपोर्ट में क्या बातें पता चली हैं, ये
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि असली बात रिपोर्ट का नाम और किस संस्था ने जारी किया उसके बारे में, जो संस्था है वो कैसे काम करती है और कब स्थापना हुई, ये 2 बातें हमने जान ली। बाकी ये कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आप एसए में, मेंस में लिख सकते हैं। यूपीएससी नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती कि इस रिपोर्ट में कितना क्या मामला सामने आया था, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। आजकल यूपीएससी थोड़ी चालाकी कर रही है, आंकड़े पूछ रही है, तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। अब गेंडे के सींग का व्यापार हो रहा है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। हो सकता है कि ये आंकड़े न पूछे जाएं, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, संस्था ने जारी की थी, आप बताइए कि उसने किन किन चीज़ों के अवैध व्यापार के बारे में बात की। अब वहाँ पे लिस्ट दे दिया कि गेंडे का सींग का व्यापार हो रहा है, ठीक है, और जो जंतु है मतलब उसका भी व्यापार हो रहा है अवैध, जो देवदार का वृक्ष है उसके भी वैश्विक अवैध व्यापार की बात सामने आई है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ भी देखिए, इल, मगरमच्छ, तोते और मांसाहारी जानवर, कछुए, सांप, घोड़े, इस तरह की लिस्ट आपको दी जा सकती है। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप डी कर देंगे, मतलब सारे, तो काम चल जाता है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो काम चल जाएगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यूपीएससी पूछ लेती है, लेकिन उनको भी पता है कि भाई कौन इतना ज़्यादा रटेगा। बस कॉमन सेंस लगाने की बात है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ काम आती है, आपको कुछ नहीं पता है, तो जहाँ पे लिखा हो कि ABCD सारे, उस पर आप लगा के चले आइए, 99% संभावना होती है कि वो सही होता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आज जो इस्तेमाल हो रही है, हो सकता है कि उसका दायरा बहुत कम है। हमने जैसे मोबाइल शुरू शुरू में था सिर्फ फ़ोन करने के लिए था, आज देखिए मोबाइल के कितने यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे है। बाकी ये बेसिक आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि इस पे समय कम लगाना चाहिए। कौन कौन सी वस्तुएं ये आंकड़े हैं, इसको आप आराम से PDF नोट से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये चाहता तो मैं हटा सकता था, लेकिन ये मेंस के लिए कुछ आंकड़े बहुत अच्छे हैं, तो उनको आप ध्यान में रखेंगे तो मेंस में आप लिख पाएंगे, एसए में लिख पाएंगे। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। बिम्स्टेक चार्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इसकी बैठक हुई थी और एक चार्टर को अपनाया गया है, तो मतलब उसको लागू किया गया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका चार्टर आया है, लेकिन बिम्स्टेक समूह के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक को लेने का मकसद यही है कि ठीक है, चार्टर के बारे में बेसिक बातें होती हैं, वो पूछा भी नहीं जाता, लेकिन इस समूह के बारे में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पे, क्षेत्रीय संगठनों पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं लगातार। तो इसमें 7 देश हैं, एक क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन और वैश्विक संगठन में क्या अंतर होता है, आपको पता है? थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, वैश्विक संगठन का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये दुनिया है और एक संगठन बनाया, तो हो सकता है इसमें अमेरिका भी शामिल हो, यूरोप के देश भी शामिल हो, भारत भी शामिल हो, अफ्रीका भी शामिल हो, अलग अलग महाद्वीपों के देश उसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे G20 है ना, या फिर UN है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में फिर से हम बना दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भारत है, तो इसके आसपास एक ही महाद्वीप में कुछ देश मिल करके अपना बना लें, तो उसे हम रीजनल संगठन कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। ये बेसिक बात है, इसको पूछा नहीं जाएगा, बस समझाने के लिए। तो क्षेत्रीय संगठन है, इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से हैं ये याद रखना है, रट लेना है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। अब यहीं पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यूपीएससी अगर पूछ दे, कह दे लाइन में कि बिम्स्टेक में सारे सदस्य दक्षिण एशिया के हैं, तो गलती हो जाएगी। अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश दक्षिण एशिया के हैं जो बिम्स्टेक में शामिल है, उसमें म्यांमार दे दे, थाईलैंड दे दे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आप नहीं जान पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, ये सब हैं। श्रीलंका, सॉरी क्या कहते हैं, पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया का हिस्सा है, लेकिन फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं है, तो ज़बरदस्ती नहीं लेंगे ना। तो ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद अगली चीज़ आप ये याद रख लीजिए कि 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दुनिया की कुल आबादी में इतना योगदान है, GDP में इतना योगदान है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
उत्पत्ति में एक बात ध्यान रखिएगा, बैंकॉक घोषणा को अपनाया गया था और फिर इसकी स्थापना की गई थी। शुरू में 4 देश थे, अब चाहे तो याद रख लीजिए चाहे रहने दीजिए। और बाद में 97 में म्यांमार शामिल हुआ। इसका नाम भी धीरे धीरे आगे पीछे होता रहा है, बढ़ता रहा है। ठीक है, जैसे सार्क नहीं, कौन सा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं जिनमें आगे कोई सदस्य जुड़ता है तो उनका नाम थोड़ा सा चेंज होने लगता है। ठीक है, तो फिलहाल यही है। 2004 में नेपाल जुड़ा था। नेपाल और भूटान। पूछा जा सकता है कि सबसे अंत में कौन जुड़े थे फिलहाल, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। बाकी इस चार्टर की क्या विशेषताएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, साझा लक्ष्य, संगठित संरचित क्या है जी, संरचित संगठन, सदस्यता का विस्तार करने की बात हो रही है। ये सब अलग अलग संगठन जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत कॉमन दिखेंगी। पीपल टू पीपल कनेक्ट करना है, सुरक्षा की बात करनी है, कृषि में, टेक्नोलॉजी में सहयोग को बढ़ाना है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये करंट के कुछ टॉपिक हैं। अब मैं आपको स्टैटिक के 2 टॉपिक्स और पढ़ाता हूँ इसी में, और फिर बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी रुकिए, अभी और भी है। चलते हैं दूसरी PDF में खोलूँगा, उसको रिकॉर्ड करूँगा, इसी में ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे वन हॉर्न राइनो के बारे में, जिसे एक सींग वाला गैंडा कहा जाता है। यूपीएससी ने पहले भी इस पर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कई ऐसे जीव हैं जिन पर घुमा फिराकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी उसी तरह का है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ये हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये जो पहली लाइन है ना, इसी में एक ऐसा तथ्य है जो यूपीएससी पूछ ले तो कई लोग गलत कर सकते हैं। पता है क्या? इस लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सीधी सी लाइन लगेगी। यह गेंडा की 5 विभिन्न प्रजातियों में से एक है, अन्य 4 नीचे दिए गए हैं। तो कौन सी नई बात हो गई? लेकिन यूपीएससी कह दे कि गेंडा की दुनिया भर में 4 प्रजातियां हैं, जिनमें से ये 3 हमारे यहाँ पाई जाती हैं, सिर्फ एक हमारे यहाँ पाया जाता है। तो सारा ध्यान आपका इस पर लगेगा कि हमारे यहाँ कितनी पाई जाती हैं उनमें से। लेकिन यहाँ नहीं ध्यान जाएगा कि 5 की जगह यूपीएससी ने 4 कहा है। और ऐसी चालाकी यूपीएससी हर साल करती है, हर साल आप फंसते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि दुनिया में 5 तरह की प्रजातियां गैंडे की पाई जाती हैं, जिनमें से एक वन हॉर्न राइनो है। बाकी की जो 4 हैं वो यहाँ पे, जैसे एक ब्लैक राइनो होता है, अफ्रीका में पाया जाता है, वाइट राइनो है, और जावा राइनो है, सुमात्रा राइनो है। ठीक। एशिया में राइनो की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक सींग वाला गैंडा, जावा और सुमात्रन। ये एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अब इस लाइन को यूपीएससी ने पूछा था बहुत स्मार्ट तरीके से। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक। अगर मैं ऐसा करूँ कि इस शब्द को उठाऊँ, ठीक है, और इसको यहाँ कर दें पहले, तब हम क्या पढ़ेंगे? केवल भारत में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। कितना अंतर है, थोड़ा सा अंतर है ना, लेकिन अर्थ बिल्कुल बदल गया। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से एक प्रजाति हमारे यहाँ पाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारे यहाँ पाई जाती है, हमारे आस पड़ोस में भी तो पाई जा सकती है, भूटान में, नेपाल में, कहीं और भी ये प्रजाति मिल सकती है। इसी को यूपीएससी ने पूछा था और कई लोगों ने गलत किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एक सींग वाला गैंडा, जिसको हम भारतीय गैंडा भी कहते हैं, राइनो प्रजाति में ये सबसे बड़ा है, ये पूछा जा सकता है। इस गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग से होती है। तो ये बेसिक सी पहचान है, आपको ध्यान रखनी है। ये मुख्य रूप से घास खाते हैं, पत्तियां, झाड़ियां। कहने का मतलब ये है कि ये शाकाहारी हैं। ठीक है। आवास की बात कर लेते हैं। इंडो नेपाल तराई क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी बंगाल और असम तक ये सीमित है। भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक। असम में 4 संरक्षित क्षेत्रों में, अब ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन असम में है, ये नाम दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये पाया जाता है। पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपको अलग से पढ़ना चाहिए, महत्वपूर्ण है यहाँ भी, और मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पाया जाता है। इतने गैंडे हैं, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। इनमें से लगभग 2400 गैंडे काजीरंगा में पाए जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संरक्षण की स्थिति आप चेक कर लीजिए, ये पूछा जाता है।
ये वल्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट में। साइट्स ने परिशिष्ट 1 में रखा है, और जो हमारा अधिनियम है 1972 वाला, उसमें अनुसूची 1 में शामिल है। कड़ी सुरक्षा मिली हुई है इसको। खतरा क्या है? वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया, इंसान, उससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। तो इनका शिकार हो रहा है, पर्यावरण की हानि हो रही है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, और जेनेटिक विविधता में भी कमी आ रही है। इसकी वजह से भी इनकी जनसंख्या पे खतरा है। संरक्षण के प्रयास क्या किए गए? देखिए, राइनो रेंज देश हैं 5: भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। इनके संरक्षण के लिए इन्होंने एक काम किया था 2019 में। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज, ये पूछा जा सकता है, 2019 की बात है, उस पर हस्ताक्षर किए थे। 5 देश आपको पता होना चाहिए ये। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले, जैसे टाइगर रेंज कंट्रीज़ पूछ लिया जाता है, वैसे राइनो रेंज कंट्रीज़ में कौन कौन शामिल है, एक तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आपने पढ़ के बस ऐसे ही छोड़ दिया तो गड़बड़ा जाएगा, इसे याद रख लीजिए। 5 देश हैं: भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है। हाल ही में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने भी एक प्रोफाइल बनाने की बात की थी, तो ये एक सामान्य सा तथ्य है। एक रणनीति है, राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति 2019। पूछा जा सकता है सिंपली कि कब शुरू किया गया था? 2019 में। ठीक है। उसके बाद भारतीय राइनो विजन 2020 शुरू किया गया था। तो राइनो विजन कब शुरू किया गया था? 2020। 2005 में शुरू किया। अच्छा सॉरी, ये जो राइनो विजन 2020 है, इसे 2005 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे की आबादी को 2020 तक भारतीय राज्य असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में 3000 से अधिक करना था। तो ये थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। विज़न रखा गया था 2020 का, इसलिए इसका नाम है राइनो विज़न 2020। शुरू किया गया था 2005 में। अब ये लाइन दे के UPSC कह दे कि 2020 में राइनो विज़न शुरू किया गया था, तो बहुत आसानी से हम फिसल सकते हैं। लेकिन इस विज़न को, जैसे हम सतत विकास लक्ष्यों के लिए हमने पहले ही 15 साल पहले तय कर लिया कि 2030 तक हमें ये प्राप्त करना है, वैसे ये भी 2005 में 15 साल पहले ही तय कर लिया गया था कि हमें 2020 तक ये लक्ष्य हासिल करना है। ठीक है। तो ये चीज़ है। काजीरंगा के बारे में हाँ लिखा, तो थोड़ा सा जान लीजिए। असम में है काजीरंगा। ठीक है। इतने हेक्टेयर में है, तो ये तो आप नहीं याद रखें तो भी चल जाएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ क्षेत्र के तहत ये आता है। अभी इसी साल या पिछले साल जो है ज़्यादा बाढ़ आ गई थी काजीरंगा में, तो इन कई सारे गैंडे जो है मतलब मर गए, कुछ बाढ़ में बह रहे थे, बहुत सारे जानवरों को नुकसान हुआ। कानूनी दर्जे की बात करें तो इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। काजीरंगा को 2007 से इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो ये ध्यान रखने वाली बात है, 1985 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था किसे? काजीरंगा को। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी इसे मान्यता प्राप्त है। तो ये लाइनें पूछी जाती है कभी कभी, एक नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये तथ्य पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर नेशनल पार्क, हर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप खूब विस्तार से पढ़ें। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा चर्चा में है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और लगता है कि अभी 5-6 महीने या 8 महीने पहले की घटना है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? आप इसे आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, मतलब अभी फ़िलहाल वीडियो में नोट है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। असम के जो बाकी नेशनल पार्क हैं उनके बारे में देख लीजिए, हालांकि लिस्ट तो आपको दी गई है। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है। कई बार सिर्फ ओरंग नेशनल पार्क दे दिया जाए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। कई सारे ऐसे नेशनल पार्क है जिनके आगे राजीव गांधी या इंदिरा गांधी लिखा है, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है। इसीलिए ये नाम आप कॉमन मान लीजिए, और उसके आगे जो शब्द है, नेशनल पार्क भी तो कॉमन ही है, इस तरह से जैसे पेंच है, उसके आगे भी नाम आप देखेंगे इंदिरा गांधी शायद है, प्रियदर्शनी, ऐसे कुछ करके। तो आप जो मेन कीवर्ड है, जहाँ जो असली शब्द है, उस पर ध्यान रखिए। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है असम में। तो ये एक हो गया। अब अगला टॉपिक ये E20 नहीं रहेगा, ये नोट में तो है ही, लेकिन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, लाल लाल चंदन, रुकिए। हाँ, लाल चंदन, जिसको रेड सैंडलवुड भी कहते हैं,
और इसी में हम भारतीय चंदन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पुष्पा मूवी आई थी और हिट हो गई, हालांकि मुद्दा तो है ठीक ठाक, लेकिन ये पहले से चर्चा में है। पहले भी यूपीएससी ने मेरे ख्याल से 2 बार इस पे प्रश्न पूछे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। ये स्टैटिक में पहले भी दिया गया था आपको। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है ये समझ लीजिए। लाल चंदन की बात करिए, ये भारत में स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति का मतलब ये होता है ना कि ये इस प्रजाति का वृक्ष उसी जगह पे पाया जाता है, कहीं और नहीं। तो लाल चंदन भारत में पाया जा रहा है, इसका मतलब स्थानीय है, इसका मतलब ये कि ये चाइना में नहीं पाया जाएगा, किसी और देश में नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। लाल चंदन भारत में कहाँ पाया जा रहा है? पूर्वी घाट में शुष्क और गर्म जलवायु में ये पाई जाने वाली वनस्पति है। आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और इंडेंजर्ड सूची में इसको शामिल किया गया है IUCN के द्वारा, परिशिष्ट वन सेकंड में इसको शामिल किया गया है। और 2018 में इसे नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अभी इंडेंजर्ड है, ठीक है ना। ज़्यादा खतरा है इसके ऊपर, ज़्यादा स्मगलिंग होती है लाल चंदन की। और जो संरक्षण की सूची है 1972 वाली, उसमें सूची 2 में इसे शामिल किया गया है। अच्छा, ये जब वनस्पति पर प्रश्न पूछा जाए, जैसे जीवों पे हमने देखा उनकी विशेषताएं, वैसे ही वनस्पतियों पे भी आपको नज़र रखनी पड़ती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और चंदन पे जो पहले क्वेश्चन आया था, एक मुझे याद आ रहा है कि एक खास तरह का वर्ग दिया गया था, शायद ऐसा कुछ था कि हिमालयी क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उसमें लाल चंदन था। अगर आपने उसको एलिमिनेट कर दिया होता तो आपको आंसर मिल जाता। खैर, तो सौंदर्य प्रशासन और औषधि उत्पादों के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प और संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ है। अगर वैसे मैं फिल्में कम देखता हूँ, लेकिन मैंने पुष्पा मूवी देखी थी फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड भी देखी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि नहीं देखना, देखने का मन है तो भी जाकर देखना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें जब ये सीन आया था लाल चंदन वाला, तो एक एक लगभग 1-2 मिनट का सीन था। उसमें इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया था कि कितना महत्व है, क्यों ये इतना महंगा है, क्यों दुनिया में इसकी डिमांड है। तो इस तरह की सारी बातें, ये वाद्य यंत्र और ये सारी बातें की गई थी उसमें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले से ये महत्वपूर्ण नहीं रहा है, बस याद दिला रहा हूँ कि अगर आपने वो देखा हो। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जब आप कोई मूवी देखें तो आप उस मूवी के माध्यम से जहाँ की बात हो रही है, जैसे कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि ऐतिहासिक घटना है आज से 100 साल पहले की, तो वहाँ के समाज और वहाँ की स्थितियों को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए पुष्पा मूवी की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि फालतू का मन में आ गया तो बोल रहा हूँ। अगर लाल चंदन की बात हो रही है तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे किस जंगल से ये काटा जा रहा है आंध्र प्रदेश में। अगर आपने लोकेट कर दिया कि अच्छा हाँ, ये आंध्र प्रदेश में जंगल है, और मान लीजिए कि यूपीएससी ने पूछ लिया और यही पूछ लिया कि किस किन किन राज्यों में पाया जाता है, उसमें आपको मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ऐसे दे दे, केरला दे दे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मूवीज़ अगर आप देखते हैं तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर कल्चरल मूवी है तो कौन सा कल्चर दिखाया जा रहा है। हालांकि आजकल की फिल्में तो कुछ अलग ही दुनिया में है। बस ये लाल चंदन है तो मैंने इस पर बात कर ली, अब ज़्यादा नहीं बात करनी। अच्छा, सैंडलवुड स्पाइक रोग एक रोग है जो इसे हो जाता है, एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। अभी तक इसके संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। जब ये पेड़ में लग जाता है तो पेड़ सूख जाता है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित पेड़ को काटने और हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस पेड़ में बीमारी हो जाती है उसे काट के हटा दिया जाता है, नहीं तो बाकी पेड़ों को भी ये बीमारी हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। भारतीय चंदन के बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। इसका नाम ये है, आप चाहें तो याद रखें, वैसे भी न याद रखें तो भी चल जाएगा। जिसे प्रायः भारतीय चंदन के रूप में जाना जाता है, मूलतः चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस में पाई जाने वाली एक शुष्क पर्णपाती प्रजाति है। बात समझ में आई? अभी मैंने लाल चंदन के बारे में बात की थी, तो लाल चंदन सिर्फ भारत में पाया जाता है, लेकिन भारतीय चंदन जिसको हम कहते हैं इंडियन सैंडलवुड, ये भारत के अलावा बाकी देशों में भी पाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। पता चले कि आप लाल चंदन के बारे में पढ़ के गए हैं और क्वेश्चन आ गया भारतीय चंदन पे और आप कह रहे हैं कि भारत के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, तो फिर गलत हो जाएगा ना। ये देख रहे हैं, शुष्क और पर्णपाती वन प्रजाति है, ठीक। तो अब मुझे अच्छे से वो क्वेश्चन आ रहा है ध्यान में,
उस समय लाल चंदन की बात नहीं हुई थी, सिर्फ चंदन लिखा हुआ था। उसमें सिर्फ चंदन लिखा हुआ था और एक वनस्पति का प्रकार दिया गया था, कहा गया था कि इसमें कौन कौन शामिल है। तो अगर सिर्फ चंदन लिखा हुआ है तब आप भारतीय चंदन की बात समझिए। लाल चंदन स्पेशल है तो उसके लिए पूरा बाकायदा पूरा नाम लिखा जाएगा लाल चंदन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। यह उष्णकटिबंधीय छोटा वृक्ष लाल लकड़ी और छाल के कई गहरे रंगों के साथ साथ 20 मीटर तक ऊंचा होता है। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं है कि ये किसकी बात हो रही है, लेकिन इस सेकेंड पार्ट में एक सीन था कि चंदन पकड़ लिया था वो पुलिस वाले जो भी भाई साहब थे, उनका नाम मुझे नहीं याद, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उन्होंने पकड़ लिया, पूरा गोदाम में रखवा दिया। बाद में पता चला कि ये नकली चंदन है, मतलब ये भी चंदन ही है लेकिन ये ऐसा कुछ था कि पूरा लाल नहीं होता, बाहर और अंदर का जो उसका है स्ट्रक्चर वो थोड़ा अलग है। तो उस तरह की चीज़ें अंतर पैदा करती हैं लाल चंदन में और भारतीय चंदन में, शायद उसी की बात हो रही होगी। तो ये क्या लाइन थी, उष्णकटिबंधीय छोटा वृक्ष लाल लकड़ी और छाल के कई गहरे रंगों के साथ साथ 20 मीटर तक ऊंचा होता है। वो वाला रेफरेंस मैंने ऐसे ही आपको याद दिलाने के लिए लिया ताकि दो तरह के चंदन में आप अंतर कर सकें। हालांकि उसका नाम चंदन नहीं लिया गया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, जिसने पकड़ा था कि नहीं ये चंदन तो नहीं है तो उसका कोई और नाम दिया था। मैंने बस ऐसे याद करने के लिए, अंतर पैदा करने के लिए आपको बताया। रेड लिस्ट में ये वाला वल्नरेबल है, अभी हमने जो पढ़ा वो इंडेंजर्ड है, तो इसको थोड़ा कम खतरा है और लाल चंदन को ज़्यादा खतरा है। अच्छा, भारत विश्व में चंदन व्यापार में 85% का योगदान देता है। हालांकि बीते कुछ समय में इसके आंकड़े थोड़े से गिरे हैं। भारत में चंदन अधिकांशतः कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भारतीय चंदन की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अभी मैंने लाल चंदन के बारे में बात किया था, वहाँ पे आप मध्य प्रदेश करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन भारतीय चंदन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये पाया जा रहा है। अच्छा, भारत में इसे चंदन अथवा श्रीगंधा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के नाम क्यों आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 2023 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, सहजन आप जानते हैं ना, सहजन वो उसकी सब्जी भी बनती है, उस पर यूपीएससी ने पूछ लिया था क्वेश्चन। ये मैंने सबूत दिखाते समय इसके बारे में बात की थी। तो ये क्यों पूछ लिया था, उसका एक और नाम दिया था और शायद कोष्ठक में सहजन लिखा हुआ था। तो कुछ और भी नाम जो होते हैं, जो स्थानीय नाम होते हैं या फिर उसका निक नेम आप कह लीजिए, उस पर भी प्रश्न बन जाते हैं। तो ये रही बातें आज की। अब मैं एक बात फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि पीडीएफ नोट लेने के लिए आप इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर लेंगे, उस पर मैसेज करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। और इस समय आपको स्पेशल बात पता चलेगी, चाहे मैसेज करिए चाहे मोबाइल ऐप में जाइए। ऐप का लिंक दे रहा हूँ, नाम है स्टडी विथ मास्टर, उसे आप डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको जीरो टू जीनियस कोर्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और पीडीएफ नोट के बारे में आपको एक स्पेशल बात पता चलेगी, आप चाहें तो आज ही जान लें, नहीं तो लेट करेंगे 2-3 दिन तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो जाइए डाउनलोड करिए, नोट लीजिए और खूब रिवाइज़ करिए जल्दी जल्दी, ताकि जब मैं सबूत दिखाऊं तो आप सबूत देखते समय मुस्कुरा रहे हों कि हाँ हमने भी पढ़ा था, हमने भी सही किया है, हम भी प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। फ़िलहाल आज इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।